जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम इस विषय पर बात कर रहे हैं और जितना हो सके उतना आपको ज्योतिष के विषय में बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज बात करेंगे काल सर्प योग के विषय में। कौन कौन से काल सर्प योग होते हैं और किस तरह के काल सर्प योग होते हैं। व्यक्ति के जीवन में जाने अनजाने में कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं या कुछ ऐसे दोष घटित होते हैं जिनके कारण मनुष्य को जीवन में अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। उसके मुख्य कारण राहु और केतु ये दोनों ग्रह बनते हैं। यदि आपकी भी जन्म कुंडली में राहु और केतु के कारण दुख आपको झेलना पड़ रहा है तो अवश्य ही अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं और दिखाएं कहीं ये दोनों काल सर्प योग की स्थिति बनाकर आपके जीवन में संकट और परेशानियां पैदा तो नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो शीघ्र अतिशीघ्र अपनी जन्म कुंडली को दिखाकर इन दोनों ग्रहों का उपाय करवाएं। व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक परेशानियां आती हैं और दुर्भाग्य के मुख्य 4 कारण रहते हैं। उनमें संतति का विरोध, संतान पैदा ना होना और कलहकारी, गृह में अशांति रहना, कलह होना और अनेक प्रकार के रोग और अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी मनुष्य को इच्छानुसार फल प्राप्त ना होना तथा शारीरिक विकलांगता। यदि आपका शरीर विकलांग हो जाए या शरीर पूर्ण रूप से काम करना छोड़ दे तो आप जीवन में अत्यधिक परिश्रम करने पर भी फल प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं। व्यक्ति के भाग्य और दुर्भाग्य का निर्धारण करने वाले राहु और केतु ही जन्म कुंडली में विशेषकर ग्रह होते हैं और उनके दुर्भाग्य का निर्माण भी राहु और केतु से ही बनता है। या राहु और केतु, ऐसा मान लिया जाए कि राहु और केतु आपके दुर्भाग्य निर्माण में इन दोनों का अत्यधिक योगदान रहता है। किस प्रकार के काल सर्प योग होने से मनुष्य को क्या फल मिलता है और कौन कौन से काल सर्प योग होते हैं, इस विषय में आपको बतला रहे हैं। यदि जन्म कुंडली में लगन में आपके राहु बैठे हों और सप्तम भाव में केतु बैठे हों तो अनंत नामक काल सर्प योग आपकी जन्म कुंडली में बनता है। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य जो बात है वो यह है कि राहु से केतु पर्यंत इन दोनों ग्रहों के परिधि में ही सारे ग्रह आने चाहिए तो ही पूर्ण काल सर्प योग होगा। यदि इन दोनों की परिधि से बाहर कोई एक ग्रह भी चला जाता है तो वह आंशिक और काल सर्प योग भंग हो जाता है। एक ग्रह या एक से अधिक कोई ग्रह इन दोनों की परिधि से बाहर जाते हैं तो यह योग भंग हो जाता है। द्वितीय स्थान, यदि द्वितीय स्थान में राहु हो और अष्टम भाव में केतु हो तो कुलीक नामक काल सर्प योग मनुष्य के जन्म कुंडली में बनता है। यह योग भी अत्यधिक परेशानियां मनुष्य के जीवन में पैदा कर देता है। तृतीय में राहु और नवम में केतु यदि बैठा हो तो वासुकी नामक काल सर्प योग बनता है। इससे भी मनुष्य कुछ परेशान रहता है, सगे संबंधियों की तरफ से फल अच्छे नहीं मिलते और चिड़चिड़ापन मनुष्य को रहता है। चतुर्थ भाव में मातृभाव में यदि राहु हो और दशम भाव में केतु हो तो शंखपाल नामक काल सर्प योग बनता है। इससे कुछ परेशानियां रोजगार से संबंधित, माता से संबंधित परेशानियां जीवन में आती हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने में भी कुछ देरी होती है। यदि पंचम स्थान में राहु हो और एकादश भाव में केतु हो तो पदम नामक काल सर्प योग बनता है। ऐसा जातक बुद्धिमान, परिश्रमी, प्रतिष्ठित और राजमान्य होता है। यदि षष्ठ भाव शत्रु भाव में राहु हो और द्वादश भाव में केतु हो तो महापदम नामक काल सर्प योग बनता है। यदि सप्तम स्थान में राहु और लगन भाव में केतु हो तो तक्षक नामक काल सर्प योग बनता है। ऐसा जातक घर, परिवार, स्वाभिमान व मान सम्मान के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करता रहता है। अष्टम भाव में राहु और द्वितीय भावगत केतु हो तो कर्कोटक नामक काल सर्प योग बनता है।
नवम भाव में राहु और तृतीय भाव में केतु हो तो मनुष्य शंख नाद नामक काल सर्पयोग से ग्रसित रहते हैं। दसम भाव में राहु और चतुर्थ भाव में केतु तो पातक नामक काल सर्पयोग से मनुष्य ग्रसित रहता है। और एकादश भाव में राहु और पंचम भाव में यदि केतु हो तो विषाक्त नामक काल सर्पयोग से मनुष्य ग्रसित रहता है। द्वादश भाव में राहु और षष्ठ भाव में यदि केतु हो तो शेष नाग नामक काल सर्पयोग से मनुष्य ग्रसित रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह 12 प्रकार के काल सर्पयोग कहे गए हैं, किंतु काल सर्पयोग में और भी काल सर्पयोग होते हैं जिनमें कुछ आंशिक और अन्य प्रकार के काल सर्पयोग बनते हैं।